इतिहास की किताबें पढ़ने से पहले चलिए पत्थरों को पढ़ना सीखते हैं। ये भारत की सबसे पुरानी कहानी है जो लाखों साल पहले नवाचार की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई थी। ये कहानी है इंसानी सोच और हुनर की। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना। सोचिए, जब लिखने के लिए कोई अक्षर नहीं थे, कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे हम आज पढ़ सके, तो फिर हम अपने सबसे पुराने पूर्वजों की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं? तो इसका जवाब उन्हीं के छोड़े हुए औजारों में छिपा है। हर एक पत्थर का टुकड़ा एक शब्द जैसा है, हर एक औजार एक पूरा वाक्य, और ये सब मिलकर हमें बताते हैं अस्तित्व, बुद्धि और विकास की एक शानदार कहानी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। हम समय के उस विशाल विस्तार को देखेंगे जिसे पुरातत्वविदों ने इन्हीं पत्थर के औजारों में हुए बदलावों के आधार पर अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। निम्न पुरा पाषाण काल, जो सबसे लंबा था, करीब करीब 20 लाख सालों तक चला। ये इंसानी इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है। हर दौर हमारे पूर्वजों की सोच में आई एक क्रांति को दिखाता है, जो हमें आज के इंसान बनने के और करीब ले आई। चलिए सबसे शुरुआती दौर से शुरू करते हैं। ये वो वक्त था जब भारतीय उपमहाद्वीप में औजार बनाने की पहली स्टैंडर्ड तकनीक सामने आई। एक ऐसी तकनीक जो 10 लाख साल से भी ज्यादा वक्त तक चलती रही। यह सबसे जरूरी चीज है मानसिक टेम्पलेट का आइडिया। इसका मतलब ये है कि औजार बनाने वाला बस यूं ही पत्थर नहीं तोड़ रहा था, नहीं, उसके दिमाग में एक फाइनल प्रोडक्ट की तस्वीर थी और वो उसी तस्वीर को हकीकत में बदल रहा था। ये एब्स्ट्रैक्ट सोच की शुरुआत थी, और ये कोई नई बात नहीं है। सोचिए, तमिलनाडु के अतिरिम्पक्कम जैसी जगहों पर हमें 15 लाख साल पुराने ऐसे औजार मिले हैं। ये जो हैंडएक्स है, ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये तो समझिए पाषाण युग का स्विस आर्मी नाइफ था। इसे काटने, खोदने, खुरचने, हर काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और इसका जो स्टैंडर्ड डिजाइन है, वो दिखाता है कि ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाया जा रहा था। और यही तो संस्कृति की शुरुआत है। अब चलिए समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे बदली। अगली जो बड़ी छलांग थी, वो सिर्फ बेहतर औजार बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि उन्हें बनाने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा स्मार्ट तरीका खोजने के बारे में थी। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, पहले लक्ष्य होता था पत्थर का बड़ा टुकड़ा, जिसे कोर कहते हैं। लेकिन फिर किसी ने सोचा, कोर के बजाय अगर असली कीमती चीज वो पतली पपड़ी हो जिसे हम इससे निकालते हैं। ये एफिशिएंसी के बारे में सोचना था, यानी एक ही पत्थर से ज्यादा काम के औजार निकालना। लेवालॉइस तकनीक तो एक गेम चेंजर थी। इसमें जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत थी। औजार बनाने वाले को आखिरी पपड़ी निकालने से पहले कोर को एक खास तरीके से तैयार करना पड़ता था। ये बिल्कुल शतरंज खेलने जैसा था, जहां आपको कई चालें पहले से सोचकर चलनी पड़ती हैं। उच्च पुरापाषाण काल में हम अपने सीधे पूर्वज होमो सेपियंस का आगमन देखते हैं, और उनके साथ आती है ब्लेड टेक्नोलॉजी। सोच के देखिए, एक ही तैयार पत्थर से वो कई लंबे, पतले और रेजर शार्प ब्लेड निकाल सकते थे। कच्चे माल का कितना कुशल इस्तेमाल। इसी समय हमें कुरनूल की गुफाओं में हड्डी के औजार और कला की पहली झलक भी मिलती है, जो एक नई दुनिया का इशारा था। भीमबेटका की ये पेंटिंग्स सिर्फ जानवरों की तस्वीरें नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ औजार नहीं, बल्कि अपने ख्यालों, अपनी कहानियों को भी शक्ल दे रहा था। ये विचारों की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की एक कोशिश। जब हिमयुग खत्म हुआ तो दुनिया का मौसम बदला और इंसानी टेक्नोलॉजी को एक बार फिर खुद को ढालना पड़ा। इसने एक और क्रांति को जन्म दिया, एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये छोटे छोटे माइक्रोलिथ शायद देखने में उतने खास न लगे, लेकिन इनके पीछे एक क्रांतिकारी आइडिया था। ये थी मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी। इन छोटे स्टैंडर्ड हिस्सों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर या दरांती जैसे कॉम्प्लेक्स औजार बनाए जा सकते थे। ये दिखाता है कि लोग अब कई हिस्सों से बनी चीजों के बारे में सोच रहे थे। और फिर आई नवपाषाण क्रांति। लाखों साल तक शिकार करने और खाना इकट्ठा करने के बाद इंसानों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो बिल्कुल नया था, खाना उगाना। ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये जीने का एक नया तरीका था, जिसने आज हमारे समाज की नींव रखी।
इस नई जीवन शैली के लिए नए औजार चाहिए थे। एक नवपाषाण कुल्हाड़ी बनाना सिर्फ पत्थर तोड़ने का काम नहीं था, इसे घंटों तक घिसने और पॉलिश करने की जरूरत थी। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन नतीजा होता था एक टिकाऊ, तेज औजार जो जंगल साफ करने और घर बनाने के लिए परफेक्ट था। ये भविष्य के लिए प्लानिंग करने का एक साफ संकेत है। हमने ये सारे पत्थर के औजार तो देख लिए, लेकिन एक सवाल उठता है, हम ये जानते कैसे हैं कि इनका मतलब क्या है? ये पत्थर खुद तो बोलते नहीं, तो फिर इनकी कहानी बताता कौन है? और ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो हम असल में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा सबूतों की व्याख्या पर भरोसा कर रहे होते हैं। और जाहिर है, व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, जिससे इतिहास के अध्ययन में बड़ी दिलचस्प बहसें होती हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक कहानी है जिसे हम सबूतों के आधार पर बनाते हैं। और कहानी को कैसे बताया जा रहा है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कहानीकार का नज़रिया क्या है। चलिए, इसे स्टोन एज के उदाहरण से ही समझते हैं। एक मार्क्सवादी इतिहासकार शायद इस पर ध्यान देगा कि इन औजारों पर किसका कंट्रोल था और इससे समाज कैसे बना। एक संशोधनवादी शायद इस पुरानी धारणा को चुनौती देगा कि टेक्नोलॉजी का विकास हमेशा एक सीधी लाइन में होता है। और एक संतुलित दृष्टिकोण इन सभी सबूतों को एक साथ लाने की कोशिश करेगा। कोई भी एक नज़रिया हमें पूरी कहानी नहीं बताता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा बहस है। ये समझना कि कहानी कैसे लिखी जाती है उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि क्या हुआ था। तो ये सब हमें कहाँ ले आता है? ये हमें एक साधारण सी हैंडएक्स के लिए ज़रूरी पहली मानसिक छलांग से लेकर बाद की भारतीय सभ्यताओं की शानदार कला और वास्तुकला तक की एक अविश्वसनीय यात्रा पर लाता है। ये सब कुछ शुरू हुआ उस एक क्रांतिकारी विचार से, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाना और उसे पत्थर से हकीकत में बदलना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे पाषाण युग के लोगों ने पत्थर में अपनी कहानियां छोड़ी, वैसे ही हमारी डिजिटल दुनिया, हमारी इमारतें और हमारी टेक्नोलॉजी आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में क्या बताएंगी? सोचने वाली बात।